जी हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम ओपिनियन बिल्डर के हवाले से करंट अफेयर की सीरीज़ का आगाज़ करें। इसके अंदर हम करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक्स जो हैं बहुत सारे, उनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। जो लोग करंट अफेयर में एक जनरल इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए, और स्पेशली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना जा रहे हैं उनके लिए ये एक शॉर्ट सोल्यूशन भी हो सकता है। तो आज हम पहले इशू से अपना आगाज़ करते हैं। इस वक्त जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस 2022। जी हाँ, 2022 के जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए हैं यूएस के अंदर, वो पूरी दुनिया के मीडिया की जीनत बने हुए हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि अमेरिकन पॉलिसी पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करती है, ख़ास तौर पे हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या वो कंट्रीज़ जो अलाइंसेस या काउंटर अलाइंसेस का हिस्सा होते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ ट्रेंड्स भी निकलते हैं। उन इलेक्शन जो ट्रेंड हो वो उसको यूरोप और बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ को भी वो मुतासर करते हैं। तो इसके तीन हिस्से होंगे। पहला तो हम ये देखेंगे मौजूदा जो इलेक्शन मिड टर्म हैं, ये सेनेट और उनके लोअर हाउस दोनों के हुए हैं, वो क्या रिज़ल्ट्स हैं। उसके बाद 2024 जो है 2024 के जो सदारती इलेक्शन है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और कैंडिडेंसी जो है जो बाइडन और उसके अलावा ट्रंप के हवाले से वो क्या। और एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा आपको बैकग्राउंड देना है। 2 पार्टी सिस्टम है वहाँ। तो 2 पार्टीज़ जो हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके अलावा जो रिपब्लिकन्स हैं, उनकी थोड़ी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करेंगे। 435 मेंबर्स का जो उनका है लोअर हाउस जो है, जिसके हम आम तौर पे असेंबली कहते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर एक फ़र्क है, वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, सेनेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वो लोअर हाउस के होते हैं, उसके पावर जो है रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, कुछ बिल्स वो इनिशिएट कर सकते हैं और रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर उनका खासा असर होता है। तो वो पॉपुलर वोट्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं या सेनेट के होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, पॉपुलर वोट से नहीं होते। तो खैर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो 435 का जो हाउस है उसमें 6 नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं। जैसे बहुत सारे जो रियासतें बाद में अमेरिका में शामिल उनकी रिप्रेजेंटेशन दी गई है, उनकी मुद्दत जो है वो 4 बरस है। लेकिन जो लोअर हाउस के दूसरे मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन हर 2 बरस के बाद होता है। तो इस वक्त 435 के अंदर जो ऐवान है उसके अंदर अक्सरियत तो रिपब्लिकन्स की आ चुकी है। उससे पहले डेमोक्रेट्स थी और उनकी जो असम्बली की स्पीकर बड़ी मशहूर शख्सियत थी, फ़ीमेल नैन्सी पेलोसी, जिनके ट्रंप के साथ कुछ नोक झोंक भी रहती थी जब वो हाउस से ख़िताब करने आते थे। तो अब तक के जो रिज़ल्ट्स हैं वो 219 सीट्स जो हैं वो हो चुकी हैं इस वक्त रिपब्लिकन्स की, और 212 सीट्स पे इस वक्त मौजूद हैं डेमोक्रेट्स। ये है लोअर हाउस। लेकिन अपर हाउस के अंदर क्या हुआ कि वो बहुत ही एक समझे थिन सी लाइन है। इस वक्त 48 सीट्स जो हैं वो हैं इस वक्त डेमोक्रेट्स के पास, लेकिन 2 और जो हैं उस वक्त मेंबर उनकी हिमायत भी उन्हें हासिल है, वो हो जाते हैं 50 मेंबर्स। और 49 मेंबर्स जो हैं वो इस वक्त हैं रिपब्लिकन्स के पास, और एक सीट पे दिसंबर में री इलेक्शन होना है। उसमें कोई कैंडिडेट अक्सरियत नहीं ले सका। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि जो 100 सीट्स हैं टोटल सेनेट के अंदर, उनकी 50 रियासतें हैं, हर रियासत को 2 सीट्स मिलती हैं। जो है कांग्रेस में ये तनासब नहीं है, सेनेट के अंदर तमाम रियासतों के जो वोट्स हैं वो 2-2 वोट्स बराबर हैं। तो एक और आपको इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, उसके बावजूद एक अपर हैंड है इस वक्त हासिल, वो डेमोक्रेट्स को है, जो बाइडन निज़ाम, वो ये कि जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो इस वक्त सरबराह हैं सेनेट की। जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में सेनेट का हेड होता है, और उन्होंने कमला हैरिस ने अपनी सेनेट की मेंबरशिप से रिज़ाइन किया है, लेकिन वो वोट कास्ट कर सकती हैं और प्रेसिडेंट उनका इन्फ्लुएंस है सेनेट के ऊपर। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अपर हैंड फॉर द जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको जहन में लाजमी रखिएगा। तो उसके अलावा हम जाते हैं क्वालिफ़िकेशन का एक शॉर्ट सा आपको एक व्यू देना है कि जो लोअर हाउस है कांग्रेस का, उसके अंदर क्वालिफ़िकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं शराइत वो कौन कौन सी हैं। उसके लिए 25 बरस उम्र का होना लाजमी है, और दूसरी शर्त ये है कि वो शख्स 7 साल से कम
सिटीज़न हो उस स्टेट का और इनहेबिटेंट हो जहाँ से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। जबकि सेनेट के हवाले से ये 25 साल की उम्र की हद 30 साल तक है और वो 9 बरस से कम अमेरिकन शहरी हो और जिस रियासत से वो इलेक्शन लड़ रहा है उसका इनहेबिटेंट हो ऑन दैट टाइम इलेक्शन के दिन। तो ये उसके बुनियादी शराइत हैं। तो अब हम ये देखें इसका असर क्या पड़ेगा अमेरिका की सियासत पे। लेकिन रिपब्लिकन्स की निस्बत डेमोक्रेट्स अब भी खुश हैं। उसकी रीज़न ये है कि मिड टर्म इलेक्शन है उनके अंदर अपोजिशन अमूमन जीतती है और हुकूमत जो है जैसे इस वक्त डेमोक्रेट्स पावर में है तो उनको नुकसान होता है। लेकिन वो नुकसान जो है एक्सपेक्टेड था, कम हुआ कि कहा जाता है एक रेड वेव चलेगी क्योंकि दूसरी तरफ बड़े मुतहरिक हो चुके थे डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के प्लेटफॉर्म से, लेकिन उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स हारे हैं। इसका मतलब ये है इट इज़ अ साई ऑफ रिलीफ फॉर जो बाइडन। तो इसलिए वो खुश हैं कि इट इज़ लेस दैन एक्सपेक्टेड डैमेज। तो अब अगले उसके मरहले पे हम चलते हैं कि अमेरिका के अंदर दो ही पार्टियां हैं शुरू से। तो 1850s के बाद से कमोबेश ये दो ही हैं, एक डेमोक्रेट है एक रिपब्लिकन है। तो हम पहले जिक्र करेंगे डेमोक्रेट्स के। 1828 के अंदर एंड्रयू जैक्सन और उसके साथ मार्टिन वैन ब्यूरेन, ये दो प्रेसिडेंट थे, गालिबन 7th और 8th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, इन्होंने बनाई थी डेमोक्रेट। लेकिन शुरू के अंदर डेमोक्रेट लिबरल नहीं थे। इन्होंने एग्रेरियन सोसाइटी जो है और ग़ुलामी की भी बड़ी हद तक हिमायत की। और जो साउथ की रियासतें थी क्योंकि वो ज़राअत पर मबनी थी तो ये ज़राअत पर मबनी जो इकॉनमी थी उनको सपोर्ट करते थे विद द पैसेज ऑफ टाइम। और यही वजह हुई कि 1860s के अंदर जब अमेरिका में सिविल वॉर हुई ड्यू टू सपोर्ट ऑफ स्लेवरी इनकी पॉपुलैरिटी डाउन हो गई। और इतनी पॉपुलैरिटी इनकी डाउन हुई कि 1860 से लेकर 1910 तक तकरीबन इन पर जवाल रहा। और उसके बाद इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी ही पार्टी के अंदर, वो इस तरीके से कि इन्होंने लिबरलिज़म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स के हामी बन गए जिसके सिविल सोसाइटी को फ़ायदा होना था। उसके अलावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो जहन में रखना चाहिए, ये एंटी इम्पीरियलिस्ट बन गए कि ये जो नौआबादियाती निज़ाम के अंडर जो कि यूरोपियन ताकतों के अंडर ज़्यादातर ममालिक थे, इन्होंने उनकी आज़ादी की खुलकर हिमायत की। स्पेशली 1912 से लेकर 1922 तक वुड्रो विल्सन, ये भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट थे, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लीड किया यूएस को। उसके बाद फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे उन्होंने 1933 से लेकर 1945 तक अमेरिका को एज अ प्रेसिडेंट लीड किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। याद रखिए तीसरी दफ़ा कोई मुसलसल इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन ये सहूलत सिर्फ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को दी गई थी ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो दो बड़ी वर्ल्ड वॉर थी उनके अंदर डेमोक्रेट्स जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है यूनाइटेड स्टेट्स को। तो ये प्रोग्रेसिव है, एंटी इम्पीरियलिस्ट हैं, तो इसलिए इनको डेमोक्रेसी का सपोर्टर कहा जाता है शुरू से ही। लेकिन स्टार्ट में ऐसा नहीं था। अब हम बात करेंगे दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। इसको जीओपी भी कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। कहा यह जाता है कि ये पार्टी अमेरिका के फाउंडर्स जो थे उन्होंने बनाई थी, जैसे मेडिसन थे और थॉमस जेफरसन थे। इसको रिवाइव किया गया 1850s के अंदर जाकर, ये दोबारा इस पार्टी को रिवाइव किया गया और इसका नाम रखा है रिपब्लिकन। शुरू के अंदर रिपब्लिकन जो थे ये बहुत पॉपुलर थे, ये रिफॉर्मर थे स्टार्ट के अंदर, कंजर्वेटिव नहीं थे। इन्होंने स्लेवरी को अपोज किया और मोस्ट पॉपुलर पर्सन एट दैट टाइम वाज अब्राहम लिंकन, जो कि इनका प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था। उसके अलावा सिविल वॉर के बाद उसने अमेरिका को पोलराइज होने से बचाया और उसने विक्टिमाइज़ नहीं किया साउथ की स्टेट्स जिन्होंने बगावत की थी रियासत के ख़िलाफ़, बल्कि उसने स्लेवरी को ख़त्म करने की वजह से उसकी शोहरत है। लेकिन असल वजह शोहरत ये थी उसने अमेरिका को यूनाइट कर दिया अपने रवैये अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। तो रिपब्लिकन्स जो थे उसके बाद कंजर्वेटिव हो गए बहुत ज़्यादा। अमेरिका जो है शुरू से ही इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए एक जन्नत रहा है, जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ थी या जो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करती थी, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके लिए बहुत गुंजाइश मौजूद होती थी। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आजकल ट्रंप हैं वो इमिग्रेशन के और कुछ लाज हैं जिनके बड़े सख्त हामी हैं, तो कंजर्वेटिज़म के हामी। तो आपको एक व्यू मिल गया ये दो पार्टीज़ का जो इनकी पॉलिसी होती है। डेमोक्रेट्स को उमूमन कहा जाता है कि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, जबकि रिपब्लिकन्स जो हैं वो जंगों को ज़्यादा फेवर देते हैं। अगर डिक्टेटर्स भी हैं तो उनके साथ भी वो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन ये मैं आपको माइनस करके बता रहा हूँ, अमेरिका के अंदर जो पेंटागन उनका
जो दिफाई इदारा है उसको माइनस करके। वाइट हाउस के पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात होते हैं इन केस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो अब हम आ जाते हैं जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, लास्ट पार्ट, जिसके बारे में हमने बात करनी है कि हम कुछ प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं और हमने देखना ये होता है कि नहीं इन द नेक्स्ट फ्यूचर। वो ये है कि जो बाइडन, जो इस वक्त ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ओल्ड है, उन्होंने ऐलान कर दिया ही विल बी द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन। लेकिन क्योंकि उनकी एज काफ़ी हो चुकी है तो उसके बाद हमने ये प्रेडिक्ट करना उन्हें कौन रिप्लेस कर सकता है। जो ओपिनियन पोल्स और मुख्तलिफ मीडिया की रिपोर्ट्स को अगर माने तो जो अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है वो कमला हैरिस के लिए आ रहा है, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, और उनकी एज है 58 ईयर्स। तो कमला हैरिस जो हैं वो यूँ समझ लें कि यूँ समझें एक और एथनिसिटी से बिलोंग करती हैं, जो कि इंडियन भी है, कुछ अफ्रीकन भी है, लेकिन वो इस वक्त बहुत पॉपुलर हैं जो बाइडन के बाद। अगर एज या किसी और वजह रिप्लेस होते हैं तो शी इज़ फेवरेट एट द टाइम, और क्योंकि वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट उन्हें सर्व भी कर रही हैं, और जो थिन सी मेजॉरिटी है इस वक्त सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स के पास, उसका जो कास्टिंग वोट है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट कमला हैरिस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं गेविन न्यूसम, उनको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है कैंडिडेट, और उनकी उम्र भी सिर्फ 55 साल है। और कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं ये बड़े अहम होते हैं इसलिए कि यहाँ पर सिलिकॉन वैली है, सैन फ्रांसिस्को है, एक इंडस्ट्रियल हब है। यही वजह है गालिबन यहाँ मिडिल क्लास है तो उनको सपोर्ट कर रही है। एक और चीज़ याद रखिएगा, जो अर्बन मिडिल क्लास है वो ज़्यादा डेमोक्रेट्स को ही सपोर्ट करते हैं। जो मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ हैं वो भी डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते थे, लेकिन उनका एक बड़ा हिस्सा अब जो इमिग्रेशन का मुखालिफ है, दूसरी लैटिन है या स्पेनिश, दूसरी एथनिसिटी का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रंप के दौर के बाद रिपब्लिकन्स की जानिब भी गया है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं जो बाइडन को रिप्लेस कर सकते हैं इन नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। उसके बाद हम आ जाते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, डोनाल्ड ट्रंप। इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद अगरचे उनके कैंडिडेट हारे हैं बहुत सारे जिनको वो सपोर्ट करते थे, रिटेन नहीं कर पाए, उन्होंने भी नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर एज अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने का ऐलान कर दिया है, और वो कोशिश करेंगे टिकट ले सकें वो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्हें अंदर से ही कुछ मुज़ाहमत का सामना है। वैसे तो एक लंबी लिस्ट है डेमोक्रेट्स के अंदर भी और रिपब्लिकन्स के अंदर भी जो इस वक्त बड़े राइवल्स हो सकते हैं मौजूदा लीडर्स के, लेकिन जो बाइडन के जो सबसे बड़े राइवल हो सकते हैं, कहा यह जा रहा है, उस फ्लोरिडा के गवर्नर हैं, वो हैं रॉन डिसेंटिस। वो उस वक्त 44 साल के हैं और वो बड़े पॉपुलर हैं, कंजर्वेटिव हैं, लेकिन उन्होंने पहले सपोर्ट किया था लास्ट इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उसके बाद पार्टी के अंदर इनकी और डोनाल्ड ट्रंप की राइवलरी भी है। डोनाल्ड ट्रंप इनके खिलाफ एक बयान भी दे चुके हैं, इन्होंने रिटेन की है फ्लोरिडा की गवर्नरशिप। उसके अलावा ये एक्स आर्मी मैन हैं जो कि सर्व कर चुके हैं इराक के अंदर, तो ये उनके क्लोज कैंडिडेट हो सकते हैं। और क्योंकि ये यंगस्टर भी हैं, अब ये देखना है कि कैंडिडेंसी के लिए ये कितनी जदोजहद करते हैं, या ये पॉपुलर हो सकते हैं, या पॉपुलर होने का जो तरीका डोनाल्ड ट्रंप का है क्या उसको काउंटर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडिडेट आ सकते हैं वो माइक पेंस हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए मशहूर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े वफादार वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन वो भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन उनमें पोटेंशियल कम है, उनकी एज कम है, ये एक एडवांटेज है। ही 63 ईयर ओल्ड और उनको भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट कुछ तजर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन का। अब जो इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे इस हवाले से वो है ट्रेंड्स, कि इलेक्शन के ट्रेंड्स क्या रहे। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा एक मसला था और रिपब्लिकन्स को ये उम्मीद थी कि इन्फ्लेशन जो है उनकी पॉपुलैरिटी के अंदर और जो सीट्स कम मिलेंगी जो बाइडन को या डेमोक्रेट्स को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ये टैक्सेस भी और उसकी इन्फ्लेशन भी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा पैकेज भी दे दिया था, तकरीबन स्टाइफन था $1400 का बेरोज़गार ग्रेजुएट्स के लिए, और गालिबन ट्रिलियन के हिसाब से उन्होंने उसका बजट रखा था, को उनको सेफ साइड मिल गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है, क्लाइमेट चेंज जो है इसको बहुत कंसिडर किया है अमेरिका की आवाम ने, जबकि रिपब्लिकन्स इसे इंटरनेशनल इशू कह रहे थे, अमेरिका के इशू से ऐसा लेना देना में ऐसे इसको पोर्ट्रे कर रहे थे, बट
इट डिड नॉट वर्क। और हुआ ये कि क्लाइमेट चेंज को कंसिडर किया है अमेरिका की आवाम ने। तो क्लाइमेट चेंज जो है इसको इम्पोर्टेंस हासिल होने वाली है आने वाले दिनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, और यकीनन पाकिस्तान जैसे ममालिक में भी असर पड़ेगा। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज और इन्फ्लेशन को समझा है कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है अमेरिका के लोगों ने, तो उसका एक एडवांटेज मिला है जो बाइडन को और डिसएडवांटेज मिला है रिपब्लिकन्स को। और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट इशू। तो ट्रेंड्स वाला जो पार्ट है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेंड्स के हवाले से क्लाइमेट चेंज ऊपर आ गया है जबकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। और इन्फ्लेशन ग़ालिबन ये पूरी दुनिया में इतनी हुई कि किसी हद तक जो डेमोक्रेट्स थे वो अपनी आवाम को यकीन दिलाने में ये कामयाब हो गए हैं कि ये एक इंटरनेशनल इशू है इन्फ्लेशन का, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो अब हम इसे कंक्लूड करते हैं इन द नट शेल कि अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर 2024 में क्या होने जा रहा है। तो अभी तो बाइडन जो इंतज़ामिया है वो कंटिन्यू करेगी, बट बड़ी थिन लाइन है उनके लिए सेनेट के अंदर। तो इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। और उसके अलावा जो ट्रेंड्स हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर वो बदल रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज़ को भी कंसीडर करना शुरू किया है। उसके अलावा डेमोक्रेट्स के अब तक के जो सर्वेज़ आए हैं, जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं, जो अर्बन क्लास है हमेशा की तरह, उनके अंदर उनकी पेनिट्रेशन बढ़ी है। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात हो।